नमः मित्रों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हिंदी की नेक्स्ट वीडियो में जो है वाच्य मतलब वाच्य परिवर्तन देखेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया वर्ण विचार, संधि। संधि को हमने पूरा कर लिया था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इन दोनों वीडियोज़ का लिंक। और उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद ही वाच्य परिवर्तन देखिएगा। तो फिर चलिए हम पढ़ते हैं वाच्य को। तो वाच्य को इंग्लिश में वायस बोलते हैं। परिभाषा: जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये होते हैं 3 प्रकार के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस और इम्प्रेसिव वॉयस। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट में। अब उसके बाद आते हैं कर्तृवाच्य। किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और क्रिया का जो है सीधा संबंध कर्ता यानी कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे हम अगर लिखते हैं राम लिखता है, यानी लिखता है, तो जहाँ पे हमारा क्यों और किया से किया जाता है। जैसे राम क्या लिखता है, हम पूछेंगे तो राम पत्र लिखता है। मोहन क्या गाता है, मोहन गाना गाता है। रीना कहाँ जाती है, रीना स्कूल जाती है। तो ये क्यों और क्या से जहाँ पे अर्थ निकलता है तो वो कर्तृवाच्य होता है। जैसे जहाँ कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः कर्तृवाच्य होंगे। अब देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, यानी चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि इसको हम देखते हैं, कलर चेंज करते हैं पहले हम। इसको हम देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, इसको भी देखें। और उसके बाद राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। राम किससे जाता है, तो राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। राम किससे दिल्ली जाता है, तो राम जो है रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। तो हो गया किससे, मतलब से, रेलगाड़ी से। फैक्ट्री बंद करा दी गई। फैक्ट्री क्या करा दी गई, तो बंद करा दी गई। पत्र लिखा गया से कक्षा के द्वारा में। ये इसका जो होता है पहचान होता है। जब आप पढ़ेंगे तो इसका पहचान होता है से, के द्वारा और में। जैसे पत्र लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ हम लिख देंगे पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, पत्र गीता के द्वारा लिखा गया, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो ये द्वारा, के द्वारा। दूध पिया गया, दूध किसके द्वारा पिया गया, तो दूध यहाँ अगर हम देखेंगे, दूध बच्चे के द्वारा पिया गया। ये हम बोल सकते हैं बच्चे के द्वारा दूध पिया गया। प्यार किया गया, बच्चे के द्वारा प्यार किया गया, माँ के द्वारा प्यार किया गया। ये होता है इस प्रकार। भाववाची में जिस वाक्य में कर्ता व गौण अर्थात कर्ता व कर्म गौण होते हैं, यानी मतलब उनका कोई ज़रूरत नहीं होता है। कर्ता और आप चाहें तो यहाँ पे कर्ता व कर्म लगा सकते हैं। मतलब यानी जिस वाक्य में कर्ता व गौण अर्थात कर्ता व कर्म गौण होते हैं, मतलब सोचिए कि लेकिन भाव की प्रधानता होती है, इसमें भाव झलकती हो। जैसे भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता, मतलब इसका जो सीधा संबंध होगा क्रिया का वो भाव से होगा, तो वह भाववाच्य कहलाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, यानी मुझसे उठा नहीं, यानी यहाँ भाव है, भाव, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता, मतलब मुझसे खाना खाया नहीं जाता, यहाँ पे भी भाव है। उसके बाद आप देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट में। हम देखते हैं संज्ञा से अव्यय तक। आपने ये देख लिया, यानी हमने पढ़ा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब कर्तृवाच्य में जो होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं संज्ञा से अव्यय तक। अब यहाँ हम पढ़ेंगे संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे। तो देखिए संज्ञा देखते हैं। पद के भेद, यानी पद के भेद 5 प्रकार के होते हैं, यानी
पद के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम पद पद के भेद, सबसे पहले हम पद पद के भेद देखते हैं। सॉरी नहीं, संज्ञा 5 प्रकार का नहीं होता है, पद के भेद में पद जो है 5 प्रकार के होते हैं, इसको हम देखते हैं। संज्ञा यानी चलिए देखते हैं, सबसे पहले हो जाएगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 होते हैं। तो हम वही यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम देखेंगे संज्ञा से अव्यय तक, मतलब पूरा खत्म करेंगे इसको। संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ये किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रही हूँ। हम देखते हैं इसको। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, यानी अर्थ के आधार पे जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला आप देखिएगा, पहला पूछ दिया व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की। इसको देखिएगा 5 प्रकार की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम जो इसको है, अब हम इसको नीचे आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे यह वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु का और एक स्थान के बारे में बोध कराती हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती हो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी जो एक से अधिक के बारे में अगर हमें बोध कराती हो, एक से अधिक के बारे में बोध कराती हो, वो होती है क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। जैसे गंगा, गंगा तो एक नदी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गंगा से जो है हमारा एक का बोध हो रहा है। गंगा, हिमालय, रामपुर, ये कोई एक जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे आप कहीं किसी वाराणसी पड़ गया, तो वाराणसी तो सिर्फ वाराणसी का बोध कराएगा, उससे ये थोड़ी होगा कि वाराणसी कई वाराणसी हो जाएंगे, नहीं, वाराणसी एक सिंगल पीस है। जैसे हमारा भारत है, ये हमारा भारत जो है सिंगल है, तो भारत हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पवन, पाकिस्तान जो हो गया, ये पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, वो चाहे कुछ भी कर लो नहीं बदलेगा। काला सागर ही रहेगा। सूर्य जो है सूर्य ही रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी जाति का बोध हो, जैसे ये देखिए जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं पदों के नाम, जैसे हो जाता है उपसभापति, सभापति, वीडियो, ये सब एसडीएम, डीएम, ये किसी पद का बोध करा रहे हैं। मतलब इस पद पे किसी एसडीएम जाति का, जैसे आप जिले में बहुत सारे एसडीएम हैं, तो ऐसे अलग अलग जिले में किसी का, जैसे वाराणसी में एसडीएम हो गए, फिर क्या बोलते हैं, आप देखते हैं वाराणसी में एसडीएम हो गए, लखनऊ में एसडीएम हो गए, या फिर मिर्ज़ापुर में एसडीएम हो गए, उधर इलाहाबाद में एसडीएम हो गए। डीएम भी सबके अलग अलग होते हैं। तो इनको जब हम देखते हैं डीएम से एक समूह का, यानी किसी जाति का बोध हो रहा है। उपसभापति से किसी जाति का बोध हो रहा है। तो ये पद के नाम जो होते हैं, ये होते हैं जो ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं ये। उसके बाद हम देखते हैं व्यवसाय के नाम, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। मतलब डॉक्टर एक जाति है ये, मतलब डॉक्टरी से जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है।
उसके बाद संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि, मतलब ये सारे चीज़ जो होते हैं ये संबंधों के नाम जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रकृति आपदा, यानी आंधी तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब जातिवाचक है। फर्नीचर का नाम स्टूल, कुर्सी, मेज आदि, ये सारे यानी पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदा के नाम, फर्नीचर के नाम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं जातिवाचक में। अब देखते हैं हम समूहवाचक। वह शब्द, वह संज्ञा जो किसी समूह के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे किसी समूह के बारे में बोध कराती है वह होती है समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। देखते हैं कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी, यानी किसी कक्षा में आपको 10 बालक मिलेंगे, 20 बालक मिलेंगे, तो ये एक समूह बनाते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। सेना हमेशा हमारी एक समूह में होते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। संगठन, किसी संगठन में बहुत सारे लोग होंगे तभी वो संगठन बनेगा। अधिकारी, किसी पोस्ट पे बहुत सारे अधिकारी होंगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं पुलिस, बारात, मंथ, पुस्तकालय, ये सब जो है ये समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, आयोग में बहुत सारे लोग होंगे, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, यानी पार्टी से आप देखिए बीजेपी हो गई फिर उसके बाद एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, तो इसमें ये जो है किसी पार्टी के समूह का बोध करा रहे हैं। झुंड, मेले में बहुत सारे लोग होंगे, झुंड में बहुत सारे लोग होंगे, गिरोह में बहुत सारे लोग होंगे, तो ये हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम समझते हैं वह संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप ये चीज़ें हैं, किसी को आप लेते हैं पत्थर, बहुत सारा बड़ा पत्थर हम ले लिए, तो अगर हम उसको भारी लेते हैं लेकिन उसके हम टुकड़े करेंगे तभी वो गिना जाएगा, ऐसे वो नहीं गिना जाएगा, तो उसे मापा और तोला जा सकता है। जैसे पानी को हम माप सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं आगे दूध, जैसे आप देखिए आ गया ना, ये दूध आ गया, दूध को हम माप सकते हैं। मक्खन को हम माप सकते हैं। चावल को हम तोल सकते हैं। दही को हम माप सकते हैं। लकड़ी को तोल सकते हैं। गेहूं को तोल सकते हैं। सोना को तोल सकते हैं। घी जैसे 1 केजी है, 2 केजी है, ऐसे कर सकते हैं। तेल को हम कर सकते हैं। चांदी हो गई, कपड़ा हो गया, ये उसके बाद पीतल हो गया, पनीर हो गया, पानी हो गया, तो ये इस तरीके से ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो गुण, यानी ये हो गया वह संज्ञा जो गुण, धर्म और भाव के बारे में बोध कराती वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आइए नीचे देखते हैं क्रोध, जैसे नीचे हम देखेंगे इसको, क्रोध, ईमानदारी, गरीबी, चुभन, ये सब, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, नमत्व, मिठास, खुजली, गुरूर, जलन, यानी जो चीज़ें होती हैं, गुरूर, यानी ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी से क्रोध करते हैं तो हम इसे ऐसे थोड़ी प्रकट कर सकते हैं। अगर हम किसी से क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर के भाव बताएंगे। किसी का आप फेस देख के आप समझोगे। किसी के अंदर अगर ईमानदारी है, कोई सामान कहीं गिरा वो आपको अगर ला के दे दिया तो उसके अंदर की ये भाव है कि उसने आपको ला के दे दिया। कि दया, क्षमा है, किसी के अंदर क्षमा की भावना है। अगर आप कितना भी अपराध करते हैं वो क्षमा करते जा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। चुभन भाववाचक संज्ञा है। दया भाववाचक संज्ञा। जैसे अब ये हम बना सकते हैं, जैसे दया भाव, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, किसी के अंदर ममत्व की भावना होती है। मिठास, मतलब मिठास का हम खा के उसको बता सकते हैं कि मीठा है कि कैसा है। खुजली, गुरून, जलन, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम समझते हैं अच्छे से, यानी जो शब्द संज्ञा के नाम पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या फिर वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है।
अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। अब देखते हैं आगे, सर्वनाम के भेद या प्रकार, इसको आप समझिएगा। सर्वनाम के भेद या प्रकार, ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और अब इसको पहले देख लेते हैं। जैसे अब ये आ गया यह, वह, में, वे, ये निश्चयवाचक। जैसे यह आया, मतलब ये निश्चय हो गया कि यह आया। वह गया, मतलब निश्चय है कि वो चला गया। ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, ये है, मतलब ये वे। तो ये जैसे ये आदमी है, ये फल है, ये निश्चयवाचक, मतलब अगर किसी को हम निश्चय रूप से बता रहे हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्व में आता है कोई गया, कोई आया, कुछ दे दो, कुछ लाओ। ये मतलब क्या लाओ, कुछ लाओ, ये अनिश्चय है, मतलब पता नहीं है कि क्या लाएं क्या नहीं लाएं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे तुम क्या कर रही हो, तुम क्या करती हो, तुम कहाँ जा रही हो, वह कहाँ जा रहा है, यह कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, किसी से संबंध बताया जाए, जो सो जिसका जिसकी, यह पुस्तक जिसकी है उसको दे दो, जिसकी है उसको दे दो, इसने जो किया अच्छा किया। यार यहाँ पे संबंध दिखाया जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के बारे में, यानी आप खुद के बारे में बात करेंगे। ये निजवाचक सर्वनाम में आता है, खुद के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम, मध्यम, अन्य, यानी उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है। तो सर्वनाम के ये 6 भेद हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, ये, वे आदि, ये हम आपको बता चुके हैं ऊपर। यह मेरी कार है, मतलब ये पर्टिकुलर मेरी कार है, तो इससे हमारा निश्चय बोध हो रहा है। वह मेरा हार है, वह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, मतलब वो मेरी है। वे तुम्हारे पति हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, वे तुम्हारी माता हैं। इसे निश्चय का बोध रहा। अनिश्चयवाचक, जैसे जिन सर्वनामों में किसी अनिश्चित वस्तु के होने का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, कुछ आदि, जैसे चने में कुछ गिर गया है, यानी क्या गिर गया, कुछ गिर गया। रीमा को कोई मिल गया है, रीमा को कौन मिल गया है, कोई मिल गया है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वस्तुओं में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, मैंने ये बताया ऊपर। क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये सब मैंने बता दिया ऊपर ही। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। अब देखते हैं नीचे, जैसा देश वैसा भेष, ये हो गया संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, स्वयं, खुद। आप भले तो जग भला, आप अगर अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी है। मैं आप जाऊंगा, मतलब हम और आप जाएंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, यानी मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, ऐसे देख सकते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, में, वे, ये सब हो जाते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी देखिए हम आपको समझाते हैं इसको। जो शब्द किसी की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता, ठीक है, सुंदर, लड़की, या फिर हम इसको छोड़ देते हैं, लड़की को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। लड़की को हम हटा देते हैं, यहाँ पे हो गया सुंदर है। तो ये सीता जो हो गई ये विशेष्य हो गई, और सुंदर जो हो गया विशेषण हो गया। ठीक है।
तो ये इस प्रकार से देखते हैं, यानी जिसकी भी शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। प्रविशेषण हम देखते हैं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। यानी बहुत, जब हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, ये विशेष, जैसे जैसे हम लिख देते हैं यहाँ, सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर देखते हैं, सीता जो हो गई ये हो गया विशेष्य, यहाँ हम लिखते हैं विशेष हो गया। बहुत जो हो गया ये प्रविशेषण हो गया, और जो सुंदर हो गया ये विशेषण हो गया। तो इस तरह का तरीके से हम देख सकते हैं सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया विशेषण कैसे होता है, जैसे अब हम देखते हैं ये क्रिया विशेषण को। तो चलिए क्रिया विशेषण को समझते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, वह गिरा, लेकिन वो कैसे गिरा, वह गिरा बहुत बहुत तेज, तेज, बहुत तेज। ये जो तेज है, ये जो तेज है, ये बहुत, ये तेज जो है ये हो गया क्रिया विशेषण। अगर हम बहुत को जोड़ देंगे तो वो प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। विशेषण के भेद या प्रकार, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। ये जो है विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 भेद: सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं इसमें सर्वनामिक विशेषण को, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक विशेषण और मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ये शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संज्ञा, अच्छा, ये शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी, ये निश्चित संख्या विशेषण है। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान है, तो आया है निश्चित संख्या, ये निश्चित संख्या विशेषण है ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बारात में कुछ लोग आए हैं, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कालबोधक विशेषण, पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। यानी पुराना कपड़ा है, पुरानी पुस्तक है, नया कपड़ा है, नई पुस्तक है, आधुनिक बातें, आधुनिक ज्ञान, ये हो गया प्राचीन पुस्तकें, प्राचीन वैदिक ग्रंथ, ऐसे हो गया ताज़ा खबरें, मौसमी चीज़ें। तो ये जो है कालबोधक है। रंगबोधक, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, काला कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, लाल हाथी, नीला हाथी, जो भी आप जोड़ सको। आकार बोधक विशेषण, तिकोना, चौकोना, गोल, वर्गाकार, ये सब हो जाते हैं। ये गुणवाचक विशेषण है। दशावाचक विशेषण, लंबा, मोक्ष, पतला, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। दया नहीं, सॉरी, दशावाचक, यानी ये लिखा है दशावाचक विशेषण। किसी की दशा यानी लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुणबोधक विशेषण जो होते हैं वो होते हैं जैसे बेईमान, सुंदर, अच्छी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा खानदानी, ये सब गुण हो जाते हैं। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे इसके। आगे हम देखते हैं परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वह परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे राधा ने एक लीटर दूध पी लिया, यानी यहाँ पे परिणाम का बोध हो रहा है। राधा ने कितना दूध पिया, तो राधा ने 1 लीटर दूध पिया। इससे हम समझ सकते हैं कि राधा ने जो है 1 लीटर दूध पिया। ठीक है, राधा ने 1 लीटर दूध पिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम
नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, यानी नीलिमा की साड़ी कितनी लंबी है, तो नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। तो ये जो है परिणाम का बोध करा रहा है, तो इसलिए परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए अब क्रिया को हम पढ़ेंगे कल। क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट तो विशेषण भी थे, आप विशेषण को भी देख लीजिएगा, सर्वनाम भी है, संज्ञा भी है, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी ऊब जाएंगे, तो बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए अब इसके बाद आपको जीके की वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय।